Hello friends, welcome again to my YouTube channel. As we already discussed in my last video about the medical billing and the terms we are using in the medical billing process like claims, EOB, COB, continue with the denials. Denials एक्चुअल में होते क्या हैं? जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो या तो कंपनी उस पर पेमेंट करती है, अदरवाइज उसको डिनाइड कर देती है। जो क्लेम डिनाइड हो जाते हैं वो आते हैं वापस एआर के पास। अब उसमें एआर रीजन फाइंड आउट करता है, क्लेम क्यों डिनाइड हुआ। उसके बाद पूरे क्लेम को इन्वेस्टिगेट करता है, चेक करता है कि उसमें कॉल की कोई रिक्वायरमेंट है तो कॉल उस पर करता है। यहाँ पर हम ये भी पता करेंगे कि हम इंश्योरेंस को कब कॉल करना पड़ता है, किस कंडीशन में कॉल करना पड़ता है, कितना कॉल करना पड़ता है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो कुछ डिनाइल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे नो कवरेज फॉर DOS मीन्स मेंबर कवरेज इज नॉट एक्टिव एट द टाइम ऑफ द डेट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट वन इज इंक्लूसिव, no authorization, maximum benefit max, medical records needed. So these are the certain examples of the denials. अब ये जो डेटा है जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो ये गूगल से लिया गया है डेटा बेसिकली। यहाँ पर सिनेरियो वाइज लिखा हुआ है कि क्लेम पे हुआ है तो हमको इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके क्या पूछना है, क्लेम डिनाइड हो रखा है तो उस केस में क्या पूछेंगे। ये बेसिकली जो सारी टर्म्स चलेंगी ये सिनेरियो वाइज चलेंगी यहाँ पर। मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट सिनेरियो के साथ में। फर्स्ट सिनेरियो, इफ़ द क्लेम इज़ पेड। सपोज आप काम करने गए, काम सपोज आपके पास क्लेम आया, उस पर कोई पेमेंट नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मीन्स दैट क्लेम इज in no response condition. So you need to call to the insurance, and if the insurance rep is saying that this claim is already paid, so आप क्या पूछेंगे? First you need to confirm the receipt date of this claim. यहाँ पर 2.23 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी के पास कॉल करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर, रैप का नेम और कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं। क्लेम नंबर, डिनाइल डेट, पे प्रोसेस डेट, पेड डेट, कॉल रेफरेंस नंबर, दिस इज मैंडेटरी। क्लेम नंबर, डिनाइल डेट अगर क्लेम डिनाइड हुआ है, और अगर क्लेम प्रोसेस हुआ है, पे हुआ है तो पे डेट और रिसीव डेट, ये आपको हर क्लेम पर लेनी है। अब क्लेम पे हो रखा है, देन यू विल आस्क द क्लेम रिसीव डेट। देन आप पूछेंगे कि क्लेम पे डेट क्या है। पे डेट के बाद कि कितना अलाउड अमाउंट है। अलाउड अमाउंट लास्ट वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इंश्योरेंस कंपनी के कुछ अपने सर्टेन्स फी शेड्यूल सीट होती है जिससे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी किसी भी सर्विस के लिए पेमेंट नहीं करती। उसको बोला जाता है बेसिकली अलाउड अमाउंट। उसके बाद पूछेंगे कि इसमें पेड अमाउंट कितना है, कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे किया है। देन फिर पूछेंगे कि इसमें कुछ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइड है, लाइक कोपे। देन वी विल आस्क टू द rep that what is the mode of payment. If the mode of payment is check, so check दो टाइप से पेमेंट होती है, या तो चेक से होगी या EFT से होगी। अगर चेक से पेमेंट हुई है देन हम इंफॉर्मेशन लेंगे, चेक नंबर, सिंगल चेक है और बल्क चेक है, हाउ मच इज द चेक, बल्क चेक अमाउंट, एंड व्हाट इज द इशू डेट ऑफ दिस चेक, एंड नेक्स्ट व्हाट इज द कैश डेट। देन चेक मेलिंग एड्रेस, किस एड्रेस पर चेक इशू हुआ है। बेसिकली चेक्स, जब भी चेक से पेमेंट होगी तो सबसे पहले चेक नंबर, सिंगल चेक है या बल्क चेक है, चेक अमाउंट कितना है, इशू डेट ऑफ कैश डेट, और किस एड्रेस पर चेक इशू है। क्योंकि सही एड्रेस पर अगर चेक इशू नहीं होगा तो हमको पेमेंट कैसे रिसीव होगी प्रोवाइडर को। ये चीज़ें मैंडेटरी है। EFT से पेमेंट हुई है, EFT नंबर,
single EFT or the bulk EFT, and what is the issue date of this EFT. Got it? One more thing. If there are multiple CPT code built on the claim, so we will ask every CPT wise breakup details. Suppose there are two CPT builds. First one is 99214 and second one is G0444 or 36415. Suppose these three codes are paid on the claim. So we will ask about the 99214. How much is the paid amount for 99214 and how much is the paid amount for G0444? How much is the paid amount for 36415? So हर CPT के लिए जितना भी पेड अमाउंट होगा, मेंबर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो CPT वाइज हम यहाँ पर लेंगे. बिकॉज जब हम ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद पेमेंट पोस्टिंग टीम को भेजते हैं, तो पेमेंट पोस्टिंग टीम CPT वाइज मांगती है कि CPT वाइज जो है क्या पेमेंट हुई है, अदरवाइज वो पोस्टिंग में प्रॉब्लम आती है. सो इसके लिए हमें CPT वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए. देन वी विल रिक्वेस्ट द EOB टू द रेप. अपना फैक्स नंबर उसको प्रोवाइड कराएंगे या मेलिंग एड्रेस, और उसको बोलेंगे कि आप हमें EOB भेज दीजिए. EOB मीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स. देन इन द एंड कॉल रेफरेंस नंबर ले लेंगे. ओके, सो दिस इज द पेड सिनेरियो. रिसीव डेट, पे डेट, अलाउड अमाउंट, पेड अमाउंट. देन पूछेंगे कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइड है. देन चेक से पेमेंट हुई है, EFT से. चेक से हुई है तो चेक डिटेल्स, चेक एड्रेस, इशू डेट. EFT से हुई है, EFT नंबर और EFT डिटेल्स. और पेशेंट को रखा है तो समटाइम पेशेंट को पेमेंट कर देते हैं, तो उस केस में हम जनरली पेशेंट बिल कर देते हैं. देन CPT वाइज डिटेल्स एंड इन द एंड कॉल रेफरेंस नंबर. क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर हर केस में लेना है. कॉल रेफरेंस नंबर, क्लेम नंबर हर केस में लेना है. जब भी आप कॉल करेंगे सबसे पहले रैप का नाम और सबसे एंड में कॉल रेफरेंस नंबर और क्लेम नंबर. ये चीज़ तो मैंडेटरी है, दिमाग में बैठा लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना कि ये कॉल रेफरेंस नंबर, क्लेम नंबर ले लेंगे. नेक्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो. इफ द क्लेम इज प्रोसेस, समटाइम्स क्लेम्स रिसीव हो गया, देन रैप बोलती है क्लेम इज इन प्रोसेस. सो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमको उससे पूछना है कि व्हाट इज द रिसीव डेट ऑफ दिस क्लेम. देन मे आई नो हाउ मेनी डेज इट मे टेक टू प्रोसेस दिस क्लेम. मीन्स उससे टेट पूछना है. टेट होता है टर्न अराउंड टाइम, TAT. टेट मीन्स सपोज वो बोलती है रैप की 30 डेज के विद इन आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा, विद इन 30 डेज. सो दिस इज द टेट, टर्न अराउंड टाइम. देन जनरली क्लेम इज इन प्रोसेस होता है, क्लेम नंबर लेते हैं, रिसीव डेट और हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रोसेस दिस क्लेम. देन कॉल रेफरेंस नंबर एंड दैट्स इट. नेक्स्ट आता है क्लेम डिनाइड एज प्राइमरी पेड मोर देन सेकेंडरी अलाउंस. सो इस सिनेरियो में क्या पूछेंगे? क्लेम रिसीव डेट, डिनाई डेट, मे आई नो योर अलाउड अमाउंट फॉर द प्रोसीजर कोड. फिर चेक करेंगे प्राइमरी इंश्योरेंस पेड अमाउंट इन द एप्लीकेशन. इफ इट इज़ लेस देन द सेकेंडरी अलाउेबल, देन क्लेरिफाई करेंगे इंश्योरेंस के साथ में कि आपने कि ये जो है अलाउेबल नहीं है इतना. देन क्लेम नंबर लेंगे, कॉल रेफरेंस नंबर लेंगे और अगर पॉसिबल होगा तो उसको EOB रिक्वेस्ट करेंगे. नेक्स्ट आता है पेशेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज आवर इंश्योर्ड. सो इन दिस सिनेरियो, जैसा कि आप इसको समझ में आ रहा होगा कि पेशेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड मीन्स दे आर नॉट गेटिंग द पेशेंट इन्फॉर्मेशन इन देयर सिस्टम. कौन? रैप को नहीं मिल रही
पेशेंट की इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम। सो उसको बोलेंगे कि कुड यू प्लीज़ चेक विद द पेशेंट नेम, और कुड यू प्लीज चेक विद द पेशेंट डेट ऑफ बर्थ और पॉलिसी नंबर, एसएसएन नंबर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस। देन इन द एंड कॉल रेफरेंस नंबर ले लेंगे। ये सिनेरियो जनरली तब आता है जब या तो क्लेम करेक्ट बिल नहीं हुआ, या पेशेंट का कवरेज उस डेट ऑफ सर्विस पे एक्टिव नहीं है, या पेशेंट के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, गलती से क्लेम किसी और इंश्योरेंस के पास चला गया है। तो उस सिनेरियोज में जनरली ये आता है पेशेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, जब उनको इंश्योरेंस कंपनी को पेशेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो। देन क्लेम डिनाइड एज डुप्लीकेट रीज़न। डुप्लीकेट रीज़न का डिनाइल जब आएगा तो उसमें जनरली पूछेंगे रिसीव डेट। डुप्लीकेट मीन्स एज इट इज़ ऑलरेडी इंडिकेटिंग दैट क्लेम इज ऑलरेडी प्रोसेस। सो डुप्लीकेट का मतलब क्या है, क्लेम पर ऑलरेडी पेमेंट हो रखी है। रिसीव डेट लेंगे, डिनाई डेट लेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट आया तो एक ओरिजिनल क्लेम सबमिट हुआ होगा, उस ओरिजिनल क्लेम का स्टेटस लेंगे, उसकी सारी पेमेंट डिटेल्स हम लेंगे कि कितना पेमेंट हुआ है, कब पेमेंट हुई है, किस प्रोवाइडर को, ये सेम फैसिलिटी में है, सेम ग्रुप में है। देन उसके बाद ईओबी रिक्वेस्ट करेंगे और कॉल रेफरेंस नंबर ले लेंगे। जनरली डुप्लीकेट के केस में क्या होता है, ऑलरेडी अगर पेमेंट कर रखी है सेम प्रोवाइडर, सेम फैसिलिटी, सेम ग्रुप को, तो इस केस में जो सेकंड क्लेम होता है, जो सेकंड सीपीटी होता है, वो राइट ऑफ हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी मेड द पेमेंट फॉर द ओरिजिनल सीपीटी। और अगर डिफरेंट प्रोवाइडर को पेमेंट हो रखी है तो इस केस में जनरली क्लेम रिप्रोसेस हो जाता है। क्लियर है? देन क्लेम अप्लाइड टूवर्ड्स डिडक्टेबल। डिडक्टेबल PR1। रिसीव डेट पूछेंगे, मे आई नो द क्लेम वाज प्रोसेस्ड, कितना अलाउड अमाउंट है, कितना डिडक्टेबल अप्लाइड हुआ है, क्लेम इन नेटवर्क प्रोसेस हुआ है और आउट ऑफ नेटवर्क प्रोसेस हुआ है, टोटल एनुअल डिडक्टेबल कितना है और कितना डिडक्टेबल मेट हो चुका है। दोनों चीज़ें पूछेंगे, व्हाट इज़ द एनुअल डिडक्टेबल एंड हाउ मच इज़ द मेट। देन क्लेम नंबर और कॉल रेफरेंस नंबर। इसके बाद क्या होगा, हम पेमेंट पोस्टिंग के पास जनरली इसको भेज देते हैं, पेमेंट पोस्टिंग टीम डिडक्टेबल पोस्ट कर देती है। और इसमें एक एडिशन पॉइंट और है, इसमें ईओबी और रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वी विल रिक्वेस्ट द ईओबी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। देन सेम थिंग फॉर द को इंश्योरेंस एंड कोपे। रिसीव डेट, प्रोसेस डेट, how much is applied as the copay or co-insurance, claim number, call reference number and duplicate EOB। सेम सिनेरियो होगा। सेकेंडरी, इस केस में क्या होगा, सेकेंडरी कोई एक्टिव कवरेज है सिमिलर टू डिडक्टेबल, को इंश्योरेंस, कोपे, तीनों में अगर कोई डिडक्टेबल, को इंश्योरेंस, कोपे में कोई भी सेकेंडरी कवरेज होगा तो सेकेंडरी के पास क्लेम जाएगा। उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है टर्शरी के पास। देन फाइनली बिल टू पेशेंट। नेक्स्ट इज नो क्लेम ऑन फाइल और क्लेम नॉट ऑन फाइल। जनरली क्या होता है, क्लेम भेजा इंश्योरेंस कंपनी के पास, गलत एड्रेस पर भेज दिया, सो इन दिस सिनेरियो जनरली होता है क्लेम नॉट ऑन फाइल। क्लेम नॉट ऑन फाइल जब भी आएगा उसमें पूछेंगे पेशेंट की इफेक्टिव डेट और द टर्म डेट। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नो क्लेम ऑन फाइल, सबसे पहले पूछेंगे मेंबर की, पेशेंट की इफेक्टिव डेट एंड टर्म डेट। देन इफ मेंबर इज एक्टिव, अगर एक्टिव है सो मेलिंग एड्रेस ले लेंगे या पेयर आईडी ले लेंगे, टाइमली फाइलिंग पूछेंगे, उसका क्लेम दोबारा बिल कर देंगे। एलिजिबल नहीं है उस इंश्योरेंस के साथ में, उसके बाद पूछेंगे कि उसके बाद कोई उसका अदर कवरेज है, अदर कवरेज बोलता है कि अदर कवरेज एक्टिव है, उस अदर कवरेज की इंफॉर्मेशन ले लेंगे पूरी, मेंबर आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और सब कुछ। देन उसको बिल कर देंगे अदर इंश्योरेंस को। अब सपोज कीजिए सिनेरियो आता है कि अब उसके रेप के पास
अदर इंश्योरेंस का नेम मिल गया बट मेंबर आईडी नहीं है। तो समटाइम्स सपोज कीजिए जैसे मेरे पास मेडिकेयर को मैंने क्लेम बिल किया, मेडिकेयर को कॉल किया, मेडिकेयर सेइंग दैट claim is not on file. So I called and they are saying that member is active with the Aetna insurance. So Aetna insurance की हम एलिजिबिलिटी सर्च करेंगे। एलिजिबिलिटी वेबसाइट होती है अवेलिटी, उसमें जाकर एलिजिबिलिटी सर्च करने के बाद देखेंगे अगर एक्टिव है तो एटना को बिल कर देंगे। कुछ वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पर जैसे नेविनेट, अवेलिटी, यूएचसी की अपनी पर्सनल वेब है। नेविनेट, अवेलिटी मोस्टली यूज़ होती हैं। नेविनेट पर हम मेडिकेयर, एटना, बीसीबीएस इनकी एलिजिबिलिटी और कुछ क्लेम स्टेटस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम अवेलिटी में एटना, अमेरी ग्रुप और मल्टीपल टाइप्स है जो हमें इजीली क्लेम वेबसाइट पर मिल जाते हैं। जो वेबसाइट पर मिल जाते हैं समटाइम्स उसमें कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हमें वेबसाइट से ही मोस्टली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन क्लेम डिनाइड एज मेंबर नॉट एलिजिबल एट द टाइम ऑफ सर्विस। सो सेम इसमें इफेक्टिव डेट एंड टर्म डेट जो भी सिनेरियो आएंगे टर्मिनेशन से रिलेटेड या मेंबर नॉट एक्टिव, पेशेंट नॉट आइडेंटिफाइड, इन सिनेरियोज में इफेक्टिव डेट एंड द टर्म डेट पूछना पड़ता है, हर क्लेम पर पूछना पड़ता है। सो इफ दे आर सेइंग दैट यस मेंबर इज एलिजिबल, सो एज पर द पॉलिसी इफेक्टिव एंड टर्म डेट, इफ द DOS इज एलिजिबल कुड यू प्लीज चेक दैट, सेंड द क्लेम बैक फॉर रिप्रोसेस। अब क्या सिनेरियो है, क्लेम डिनाइड हुआ कि मेंबर एक्टिव नहीं है डेट ऑफ सर्विस में। अब इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, इफेक्टिव डेट और टर्म डेट ली। अब उसके बाद पता चला, सपोज कीजिए डेट ऑफ सर्विस है February 21, 2021, ये डेट ऑफ सर्विस है। अब सपोज कीजिए डेट ऑफ सर्विस February 21 to 2021। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, उसने इंश्योरेंस रेप ने बोला कि मेंबर एक्टिव है January 1st 21 टू December 31st 21। मीन्स हमारी जो डेट ऑफ सर्विस है उसमें मेंबर एक्टिव है। सो दिस क्लेम शुड नॉट बी डिनाइड एज द मेंबर नॉट एलिजिबल एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ सर्विस बिकॉज मेंबर इज ऑलरेडी एक्टिव। So we will inform to the rep that if member is active, so you need to reprocess this claim. So reprocess के लिए भेज देंगे, क्लेम नंबर लेंगे, कॉल रेफरेंस नंबर लेंगे। सेम सिनेरियो, इफ एक्टिव नहीं है, इफ मेंबर इज नॉट एक्टिव, सो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम अदर इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन देखेंगे। अदर और कोई इंश्योरेंस एक्टिव होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, मेंबर नेम, पॉलिसी नंबर और कॉल रेफरेंस नंबर लेंगे, क्लेम नंबर ले लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस मेंबर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट सिनेरियो आता है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट इज इफ द मेंबर कवरेज इज टर्मिनेटेड और पॉलिसी टर्म। ये जो PR27, PR26 ये सब लिखे हुए हैं, ये डिनाइड कोड होते हैं बेसिकली, जो डिनाइल रीजन को डिफाइन करते हैं। PR होता है पेशेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, PR मीन्स पेशेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। CO टर्म्स होता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ये जनरली यूज होते हैं PR, CO। सो if you are getting the denied for the member coverage terminated, so you will ask the patient effective date and term date सबसे पहले पूछेंगे। उसके बाद एलिजिबल है अगर पेशेंट, सो रिप्रोसेस करा देंगे सिंपली। अगर एक्टिव है, एक्टिव नहीं है तो उसके बाद अदर कवरेज की इंफॉर्मेशन लेंगे। अदर कवरेज की इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्लेम नंबर लेंगे, कॉल रेफरेंस नंबर लेंगे और कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। होगा क्या जनरली,
If patient is active, so claim should not be denied as the coverage terminated, because patient is active at the time of date of service. If patient is not active, it means patient has any other insurance, other coverage. So in this scenario we will take the information for that other insurance. Otherwise we'll take claim number, call reference number, and then disconnect. नेक्स्ट आता है COB, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स। लास्ट वीडियो अगर आपने शायद देखी हो तो उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स तब होता है डिनाइड जब इंश्योरेंस कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं। सो उस केस में जनरली क्या होता है, दोनों कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां समटाइम्स एज ए सेकेंडरी पे कर देती हैं, समटाइम्स एज ए प्राइमरी पे कर देती हैं। सो इन दिस सिनेरियो मेंबर नीड टू अपडेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट इन्फॉर्मेशन विद द इंश्योरेंस कंपनी। नाउ सिनेरियो देखते हैं। सपोज वी रिसीव द डिनाइल फॉर द COB। सो फर्स्ट रिसीव डेट पूछेंगे, क्लेम के डिनाई डेट, देन COB के सिनेरियो में क्या होता है, जब क्लेम डिनाइड होता है एक लेटर भेजा जाता है पेशेंट को इन्फॉर्म करने के लिए, सो दैट पेशेंट नीड टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन। अब पूछेंगे कि अगर लेटर भेजा गया है, सो किस डेट को भेजा गया है और उसका कोई रेस्पॉन्स आया या नहीं। अगर रेस्पॉन्स आ चुका है, COB अपडेट हो चुकी है, सो उस क्लेम को रीप्रोसेस करने के लिए भेज देंगे। इफ़ नो, देन we will ask to rep that could you please send a letter to the patient. If no, could you please send one more letter to patient. सिनेरियो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आफ्टर थर्ड स्टेप, अगर पेशेंट के पास लेटर जा चुका है तो फॉलो करेंगे कि पेशेंट से रेस्पॉन्स आ चुका। अगर नहीं आया पेशेंट से रेस्पॉन्स तो क्लाइंट उसको बोलेंगे रेप को कि एक और लेटर आप उसके पास भेज सकते हो क्या पेशेंट के, ठीक है। देन क्लेम नंबर लेंगे, कॉल रेफरेंस नंबर लेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे कॉल को। समझ में आया? ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा। क्लेम डिनाइड फॉर COB, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स। CO22 इसका डिनाइल रीजन होता है। CO22 डिनाइल फॉर COB। रिसीव डेट पूछेंगे, डिनाई डेट पूछेंगे, देन उसके बाद पूछेंगे कि मेंबर के पास लेटर गया है और मेंबर ने अपनी COB अपडेट करा लिया है तो क्लेम को रीप्रोसेस कराने के लिए भेज देंगे। मेंबर ने COB अपडेट नहीं कराई है, लेटर ऑलरेडी जा चुका है, सो उसके बाद रैप को बोलेंगे कुड यू प्लीज सेंड वन मोर लेटर टू द पेशेंट। देन उसके बाद क्लेम नंबर लेंगे, कॉल रेफरेंस नंबर लेंगे, कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो, क्लेम डिनाइड एज मेंबर इनरोल्ड इन HMO और MCO प्लान। सो इसमें जनरली क्या होता है, मेंबर किसी HMO प्लान में एक्टिव है। सो सपोज कीजिए मेरे पास क्लेम आया मेडिकेड से, मेडिकेड को क्लेम बिल हो रखा था। मेडिकेड को मैंने कॉल किया, रिसीव डेट पूछी, डिनाई डेट पूछी। मेडिकेड ने बोला कि मेंबर एक्टिव है HMO प्लान के साथ। सो मेडिकेड के HMO प्लान कुछ होते हैं। मेडिकेड HMO लाइक UHCP, यूनाइटेड हेल्थ कम्युनिटी प्लान, वेल केयर। मेडिकेड HMO होता है, होराइजन NJ, दिस इज़ मेडिकेड HMO। सो ये सब मेडिकेड HMO। वेल केयर में मेडिकेयर HMO वेल केयर में भी होता है। सो सपोज एटना के साथ है, एटना में HMO प्लान है, तो HMO प्लान की इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद क्लेम नंबर लेके HMO को बिल कर देंगे क्लेम। क्लियर है? ये सिंपल से सिनेरियो है। कॉल रेफरेंस नंबर, इंश्योरेंस, कॉल सेम सिनेरियो है, कॉल इंश्योरेंस एंड चेक द एलिजिबिलिटी। अब हमें यहाँ से पता चल गया HMO एक्टिव है। HMO की इफेक्टिव डेट, टर्म डेट लेंगे, TFL समझा देता हूँ थोड़ा सा।
यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली। देन कॉल HMO MCO इंश्योरेंस एंड द चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर। मे आई नो द पेशेंट इफेक्टिव एंड टर्म डेट इफ एलिजिबल, इफ नॉट एलिजिबल। एलिजिबल है, एक्टिव है, सो टाइमली फाइलिंग लेंगे, मेलिंग एड्रेस और पेयर आईडी। फैक्स नंबर की यहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेलिंग एड्रेस और पेयर आईडी से ही आप बिल कर सकते हो। फैक्स तब भेजते हैं क्लेम को, समटाइम्स मेल कर देते हैं, बार बार हम इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम बिल कर रहे हैं बट they are not receiving the claim, so in that case we need to send the claim via fax. Then we will take call reference number. If not eligible, so we will ask that may I know whether member has any other insurance policy with you. बोलते हैं yes, so insurance information लेंगे, if no then call reference number लेके call disconnect कर दें। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा क्लेम डिनाइड फॉर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ नीडेड फॉर एडजुडिकेशन। सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, प्राइमरी EOB हो सकती है, अदर इंश्योरेंस की। सो समटाइम्स जो जो इसमें मेजर डिनाइल आता है वो मेडिकल रिकॉर्ड्स का आता है, या कुछ भी हो सकती है, नॉट ओनली मेडिकल रिकॉर्ड्स। इसमें पूछेंगे फर्स्ट व्हाट इज द क्लेम रिसीव डेट, मे आई नो द क्लेम, डिनाई वाज डिनाइड, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्लेम, मे आई नो फ्रॉम whom the required information is needed from patient or provider, may I know whether letter sent to patient, if yes if there any response आ गया है, reprocess नहीं आया तो एक और लेटर, क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। अब सपोज कीजिए मेरे पास डिनाइड आया मेडिकल रिकॉर्ड्स का, क्या करेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे, फैक्स नंबर लेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके, क्लेम नंबर, डिनाइड डेट एंड उसके बाद कॉल रेफरेंस नंबर लेकर उसको फैक्स करा देंगे। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सिनेरियो आता है, नेक्स्ट सिनेरियो क्लेम डिनाइड फॉर ऑफसेट, ऑफसेट इन मेडिकल बिलिंग। ऑफसेट मीन्स होता है कि समटाइम्स क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी किसी क्लेम पर ओवर पेमेंट कर चुकी होती है। सो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो अभी करंट का क्लेम है उसमें ऑफसेट अप्लाइड कर देगी और बोल देगी कि इस पेमेंट पर, अनदर पेमेंट पर हम ऑलरेडी ओवर पेमेंट कर चुके हैं, सो इसमें ऑफसेट अप्लाइड हो गया। सो उस पेमेंट को वहाँ पर एडजस्ट कर देती है। सिनेरियो वाइज, प्रोसेस डेट, अलाउड अमाउंट, how much is the applied amount towards the offset, what is the member responsibility, claim number. Now we will ask to which patient is applied for offset, उस पेशेंट का अकाउंट नंबर, DOS एंड CPT लेंगे एंड रीजन पूछेंगे फॉर अप्लाइड ऑफसेट एडजस्टमेंट, देन कॉल रेफरेंस नंबर ले लें। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैपिटेशन। कैपिटेशन आपको बता दो, कैपिटेशन इज नॉट ए डिनाइल, इट इज़ ए सिनेरियो। होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी पर मेंबर पर मंथ प्रोवाइडर को एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटेशन अमाउंट। इसमें क्या पूछेंगे, क्लेम प्रोसेस डेट, कैपिटेशन पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट किस डेट से कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव है एंड किस डेट से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड है, अलाउड अमाउंट, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन if the procedure is covered under capitation or FFS, if FFS could you please send the claim for reprocess, if capitation may I know the claim number or call reference number। FFS इसमें थोड़ा सा डाउट है। नाउ मैक्सिमम बेनिफिट मेट, मैक्सिमम बेनिफिट मेट टू टर्म्स से होते हैं, या तो यूनिट एक्सीड हो चुकी या अमाउंट एक्सीड हो चुका है। बिकॉज जो इंश्योरेंस कंपनी है सर्टेन CPT से होते हैं जिनको 1 ईयर में एक बार पे करती है या 3 इयर्स में एक बार पे करती है।
सो उसको बोलते हैं बेनिफिट मैक्स। इसमें क्या इंफॉर्मेशन लेंगे? डेट, व्हेन वाज द क्लेम रिसीव्ड, व्हेन वाज द क्लेम डिनाइड, maximum benefit amount, and when the maximum benefit amount reached. So इन अमाउंट टर्म्स क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट से कि इससे ज़्यादा पे नहीं करेगी तो उसको अमाउंट्स के टर्म्स में ले लेंगे कि कितना मैक्सिमम अलाउड अमाउंट है। यूनिट्स में है तो कितनी मैक्सिमम यूनिट अलाउड है और प्रीवियसली कब पे की है। क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। नेक्स्ट W9 फॉर्म। W9 फॉर्म होता है कि जब भी हमें प्रोवाइडर की कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी है, सपोज प्रोवाइडर एड्रेस अपडेट कराना है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करानी है तो उसको W9 फॉर्म से भेजते हैं। अब सपोज कीजिए वी रिसीव द डिनाइड फॉर W9 फॉर्म, सो वी विल कंफर्म व्हेन द क्लेम वाज रिसीव्ड, डेट when the claim was rejected or denied, need to check what is the address they have in their system and tax ID, need to get the address where the W9 form has to mailed or get the fax number to whom attention the W9 form has to be sent, what is the time frame to submit the request information and claim number, call reference number। बेसिकली W9 फॉर्म एक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, प्रोवाइडर की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट उसमें करके फैक्स कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास और प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। ये उस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब क्लेम चेक के थ्रू पे होना है बट प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर करेक्टली अपडेटेड नहीं है, सो प्रोवाइडर को पेमेंट टाइमली रिसीव नहीं होती। उस केस में W9 फॉर्म भेजने के बाद पहले प्रोवाइडर की इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी पड़ती है, उसके बाद चेक से पेमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट टर्म आती है हमारी क्लेम डिनाइड फॉर प्राइमरी ईओबी और एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। रिसीव डेट, डिनाई डेट कंफर्म करेंगे। अब पूछेंगे प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सा है, आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, देन अपील लिमिट, अपील एड्रेस, फैक्स नंबर एंड अटेंशन क्लेम शुड बी फैक्स। फैक्स जब भी करेंगे सो किसी अटेंशन टू जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से जाता है। सपोज क्लेम्स, अटेंशन टू क्लेम्स डिपार्टमेंट, लाइक अटेंशन टू एनी नेम लाइक एलेक्स, एलन। सो फैक्स जो है पर्टिकुलर किसी पर्सन के नाम से अटेंशन टू जाता है। देन क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। सिंपल टर्म्स में बताएं तो प्राइमरी ईओबी का डिनाइड आया आपके पास, सबसे पहले रिसीव डेट, डिनाई डेट। अब इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, प्राइमरी इंश्योरेंस का नाम पूछेंगे, प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सा है, आईडी लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नंबर लेंगे, उसका नेम, वेबसाइट पर सर्च करेंगे। अगर हमें वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल रही है सो हम सीधे प्राइमरी इंश्योरेंस को क्लेम रिफाइल कर देंगे, उसमें हमें अपील लिमिट, अपील एड्रेस लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो अपील लिमिट, अपील एड्रेस लेंगे और उसके बाद फैक्स नंबर, अटेंशन टू, क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। Then claim denied for medical records. In this scenario, we will ask when the claim was received date and denial date. Then we'll ask that why you required medical records for this service, कि इस सर्विस के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स क्यों रिक्वायर्ड है और किस टाइप के मेडिकल रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड है। देन अपील लिमिट, अपील एड्रेस एंड बिल फैक्स द मेडिकल रिकॉर्ड्स टू द इंश्योरेंस कंपनी। मेडिकल रिकॉर्ड्स जनरल ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री, जो कि जैसा कि आपको मैंने बताया था, जो पेशेंट और डॉक्टर प्रोवाइडर के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशंस होती है उसको ट्रांसक्रिप्टर क्या करता है, उसको रिटन फॉर्म में चेंज कर देता है। सो वो पूरी हिस्ट्री जो होती है उसको मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल रिकॉर्ड्स बोला जाता है। तो समटाइम्स उसके लिए जैसे क्लेम डिनाइड है आपके पास, सो आपने रिसीव डेट पूछी, क्लेम की डिनाइड डेट पूछी और उसके बाद क्लेम उसको बोलेंगे कि क्यों रिक्वायर्ड है मेडिकल रिकॉर्ड्स, व्हाई दिस मेडिकल रिकॉर्ड्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्विस और विच टाइप मेडिकल रिकॉर्ड्स इज रिक्वायर्ड।
समटाइम्स उसके साथ एक कवर लेटर अटैच करते हैं। कवर लेटर में मेंबर की सारी इन्फॉर्मेशन और क्लेम नंबर, क्लेम डिटेल्स, एड्रेस, फैक्स नंबर, उसके साथ मेडिकल रिकॉर्ड्स अटैच करा के, जैसे जनरली अभी हम जो वर्किंग है, सो हम एक कवर लेटर और कवर लेटर और मेडिकल रिकॉर्ड्स अटैच करके अपने सुपरवाइज़र को भेज देते हैं। सुपरवाइज़र उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है फैक्स के माध्यम से। या अगर हमारे पास फैक्स नंबर अवेलेबल नहीं है, सो वी कैन सेंड इट वाया मेलिंग एड्रेस। सो फॉर मेलिंग एड्रेस वी कैन सेंड टू द कंसर्न पर्सन, और वी कैन, अभी करंटली जो हम वर्किंग है, सो उसमें सुपरवाइज़र टास्क बना देते हैं। सुपरवाइज़र क्या करते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। Okay, then authorization is required for any special treatment. Now receive date, claim deny date. अब पूछेंगे why authorization is required for this CPT. Okay, then अब हमारे पास अगर कोई ऑथराइजेशन नंबर अवेलेबल है तो हम उसको ऑथराइजेशन नंबर देके क्लेम को रिप्रोसेस करा देंगे। if we have not any authorization number, so we will ask to the rep that do you have any authorization in your system, or could you please check in the hospital claim whether you have any authorization. May I know whether this service is covered in that authorization. May I know the effective and termination date for that authorization. अब सपोज कीजिए उसको ऑथराइजेशन नंबर मिल तो गया, बट वो उस टाइम ऑफ डेट ऑफ सर्विस पे एक्टिव नहीं है। एक्टिव है तो वो रिप्रोसेस करा देंगे, अगर एक्टिव नहीं है सो उसको गेट द लेटर ऑथ एंड आस्क देम टू सेंड द क्लेम बैक फॉर रिप्रोसेस। मे आई नो द अपील लिमिट एंड एड्रेस, मे आई नो द फैक्ट्स एंड हुज अटेंशन टू। 3 सिनेरियो बनते हैं जनरली, इनपेशेंट, एमरजेंसी, ऑफिस विजिट, जो जनरली आते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे पास emergency है, so in case of emergency 23 place of service there is no authorization is required. Next, if the claim is inpatient, so we will ask the rep that if they have any authorization number or any hospital claim in that system. बोलते हैं yes we have the authorization number, so उसको बोलते हैं कि आप क्लेम उस ऑथराइजेशन नंबर के साथ रिप्रोसेस करने के लिए भेज दीजिए। Otherwise, if we have any authorization number in our system, so we will provide the auth number to the representative and they will send the claim for the reprocess. Now, if there is office visit, so office visit में 2 सिनेरियो बनते हैं। What is the member plan? Member plan HMO है और PPO है, so उसके अकॉर्डिंगली हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है जनरली इंटरव्यू में। देन कॉल क्लेम नंबर ले लेंगे, कॉल रेफरेंस नंबर ले लेंगे। ओके, सेम इज विथ दिस मिसिंग इनवैलिड रेफरल ऑथराइजेशन, दिस इज ऑलमोस्ट सेम। नो नो, it is different, it is for no referral denial. Receive date, denial date, do you have any referral number in your system? रेफरल नंबर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये पीसीपी प्रोवाइड कर, पीसीपी जब किसी भी स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को भेजता है किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको एक रेफरल नंबर दे देता है। सो रेफरल नंबर कौन देता है? पीसीपी। सो उस रेफरल नंबर को इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कराना होता है और उसके साथ वो इंश्योरेंस कंपनी रिप्रोसेस के लिए भेज देती है। अब समटाइम्स क्या होता है, अब रेफरल नंबर नहीं है तो पीसीपी का नेम पता करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, अपील टाइमली फाइलिंग, अपील लिमिट एंड फैक्स नंबर लेने के बाद क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर, पीसीपी को कॉल करेंगे, उसको रेफरल नंबर लेंगे और रेफरल नंबर लेने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कराएंगे, देन इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करेगी। ठीक है, सो दैट इज फॉर नो रेफरल। बेसिकली ये नो रेफरल का डिनाइड है। नाउ नॉन कवर्ड सर्विसेज,
नॉन कवर्ड सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले पूछेंगे व्हाट इज़ द क्लेम रिसीव डेट, मे आई नो द क्लेम वाज डिनाइड, check in the application whether we received any payment for the previous date of service. If yes, clarify with insurance rep, else next question. Now सिनेरियो क्या बना, नॉन कवर्ड का डिनाइड आया आपके पास, रिसीव डेटली डिनाइड डेटली। अब आपने चेक किया कि वो सीपीटी सेम मेंबर को किसी प्रीवियस डेट ऑफ सर्विस पे हो रखा है। सो रैप को बोलेंगे कि इस सीपीटी पर तो आप ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हो, so why are you denying this at this moment? If you are already paying CPT previously, so you cannot deny that. So in this scenario reprocess के लिए भेज देंगे। अब अगर कोई आपको प्रीवियसली डेट ऑफ सर्विस में CPT नहीं पेमेंट मिली, now if you are not getting any payment previously for that CPT, so we will confirm that CPT is not covered or diagnosis code is not covered। और किसके प्लान में कवर्ड नहीं है, पेशेंट के प्लान में कवर्ड नहीं है और प्रोवाइडर के कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड नहीं है। अब सपोज करो वो बोलते हैं कि डायग्नोसिस कोड कवर्ड नहीं है, सो इसमें यहाँ हमारा कोडिंग का रोल स्टार्ट होता है। अब डायग्नोसिस कवर्ड नहीं है तो और सीपीटी कवर्ड नहीं है, तो ये सब सिनेरियो में हम कोडिंग टीम के पास भेज देते हैं। कोडिंग टीम क्या करती है, कोडिंग उसको रिव्यू करती है पूरी मेडिकल हिस्ट्री को, और उसके बाद चेक करती है कि इसको डायग्नोसिस कोड चेंज होकर पेमेंट हो सकती है या प्रोसीजर कोड हमें चेंज करना होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए मेरे पास कंसल्टेशन कोड 99244 का डिनाइड आता है और बोलते हैं दिस इज नॉट कवर्ड। नाउ इफ आई विल सेंड दैट क्लेम फॉर confirming the CPT codes, so they will suggest me to change it to the 99214 CPT code। so this is generally coding work। कोडिंग क्या करती है, अकॉर्डिंगली चेंज करती है। डायग्नोसिस कोड चेंज करना होगा, डायग्नोसिस कोड चेंज करेगी। समटाइम्स सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, समटाइम्स पूरा कोड ही चेंज कर देते हैं। सो दिस इज कोडिंग। यहाँ पर कोडिंग बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती है। देन कॉल रेफरेंस नंबर ले लेंगे, क्लेम नंबर ले लेंगे और कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है टाइमली फाइलिंग। टाइमली फाइलिंग नाम से पता चल रहा है कि क्लेम टाइमली फाइल नहीं हुआ। रिसीव डेटली डिनाइड डेटली, उसके बाद टाइमली फाइलिंग लिमिट लिया, टाइमली फाइलिंग लिमिट के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उसको रीप्रोसेस के लिए भेज दिया। टाइमली फाइलिंग के बाद आ रहा है तो उसके वो पूछा कि पीओटीएफ के साथ अपील कर सकते हैं, ठीक है, अपील लिमिट ली, अपील एड्रेस लिया। और समटाइम्स क्या होता है, टाइमली फाइलिंग के बाद विल होता है क्लेम राइट ऑफ के लिए चले जाते हैं मैक्सिमम। पीओटीएफ भी बिकॉज हम तभी कर सकते हैं ना जब हमने क्लेम टाइमली बिल कर रखा हो। सपोज कीजिए हमने टाइमली फाइल ही नहीं कर रखा है प्रीवियसली, सो उसको एडजस्ट ऑफ के लिए भेज देते हैं, राइट ऑफ के लिए। क्लेम डिनाइड एच फास्ट अपीलिंग लिमिट, ये नेक्स्ट सिनेरियो यही है। अपील लिमिट पास्ट हो चुकी है। देन अपील रिसीव डेट, डिनाइड डेट, अपील लिमिट। इफ द अपील वाज सेंट विद इन द टाइमली फाइलिंग्स रिप्रोसेस, देन कैन वी अपील अगेन, और अपील लिमिट फैक्स नंबर ले लेंगे, क्लेम नंबर, देन कॉल रेफरेंस। नेक्स्ट सिनेरियो आता है फ्रेंड्स, क्लेम डिनाइड एज केयर मे बी कवर्ड बाय अनदर पेयर पर कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट सीओपी डिनाइल कोड। मीन्स मेंबर के पास दो पेयर हैं, सपोज एटना एक्टिव है और बीसीबीएस एक्टिव है। एटना को क्लेम बिल कर रखा है, एटना से डिनाइल आया हमारे पास कवर्ड बाय अनदर पेयर। क्यों? क्योंकि बीसीबीएस ऑलरेडी एक्टिव है उस मेंबर के लिए। सो सिनेरियो समझ में आया होगा। क्लेम डिनाइड हुआ क्यों? क्योंकि वो पेयर उसके लिए एक्टिव नहीं है या कोई और पेयर उसका एक्टिव है। सो कॉल करेंगे, रिसीव डेट डिनाइल डेट लेंगे, फिर पूछेंगे हु इज़ द प्राइमरी पेयर, क्लेरिफाई करेंगे
विद इंश्योरेंस वाई दे डिनाइड, एंड द इफ अगर वो प्राइमरी हुआ तो रिप्रोसेस के लिए भेज देंगे, सेकेंडरी हुआ तो प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन लेंगे, टर्सरी हुआ तो सेकेंडरी प्राइमरी दोनों की इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर ये मत भूलना, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा एरर लगती हैं इसमें क्वालिटी टीम से। नाउ क्लेम डिनाइड एज नॉट कवर्ड बाय दिस पेयर और कॉन्ट्रैक्टर। सीपीटी यहाँ पर डिनाइल कोड आता है OA109। इसमें लेंगे रिसीव डेट, डिनाइल डेट, HMO इंश्योरेंस नेम ID, क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है ग्लोबल इन मेडिकल बिलिंग। ग्लोबल में क्या होता है, कोई भी सर्जरी जब भी परफॉर्म हुई होती है सो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि उसके बाद जो सारी सर्विसेज होंगी वो ग्लोबली इंक्लूसिव में आएंगी। सो इसमें रिसीव डेट कंफर्म करेंगे, डिनाइल डेट, देन प्रोसीजर कोड कंफर्म करेंगे किसमें ग्लोबली, किसके साथ ग्लोबल है, डेट ऑफ सर्विस, देन उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेंगे, देन क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। नेक्स्ट आता है वंडल्ड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव के केस में सपोज जब एक सर्विस दूसरे सर्विस के साथ इंक्लूड होती है या बंडल्ड होती है, सो उसमें हमें मॉडिफायर ऐड कराना पड़ता है। क्या करते हैं, रिसीव डेट, डिनाइल डेट, उसके बाद प्रोसीजर कोड, क्योंकि इंक्लूसिव का डिनाइड है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी सर्विस के साथ दूसरी सर्विस के साथ इंक्लूसिव होगी, तो उस इंक्लूसिव कोड को ले लेते हैं, देन डेट ऑफ सर्विस, उसके बाद जनरली इसको कोडिंग टीम को भेज देते हैं। अपील लिमिट और ले लिया जाता है जनरली अपील लिमिट भी, बट इसको फर्स्ट स्टेप यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन नहीं है। सबसे पहले हम इसको कोडिंग टीम को भेजते हैं। कोडिंग टीम क्या करती है, कोडिंग टीम इसको रिव्यू करती है, उसके बाद इसमें मॉडिफाइड सजेस्ट करती है या उनको जो भी अकॉर्डिंगली चेंज कराना है क्लेम को जनरली रिफाइल करा देती है। रिफाइल कराने के बाद भी इफ़ वी आर गेटिंग द डिनाइल देन वी विल अपील विद दिस मेडिकल रिकॉर्ड्स। ओके, क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। सो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंक्लूसिव में जो है हम कोडिंग टीम को भेजते हैं। देन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर, रिसीव डेट, डिनाइल डेट ले लेंगे, अलाउड अमाउंट ले लेंगे, देन प्रोवाइडर टैक्स ID इज वैलिड फॉर द प्रोवाइडर, प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव डेट ले लेंगे, कब से कब तक एक्टिव है। इफ द पेशेंट हैविंग एन आउट ऑफ नेटवर्क बेनिफिट्स, अगर पेशेंट के पास आउट ऑफ बेनिफिट्स हैं या नहीं है, क्लेम नंबर ले लेंगे, कॉल रेफरेंस नंबर ले लेंगे। नेक्स्ट आता है इफ द क्लेम डिनाइड फॉर POS, रिसीव डेट, डिनाइड डेट ले लेंगे, देन कंफर्म करेंगे व्हाट इज द करेक्ट प्लेस ऑफ सर्विस फॉर द प्रोसीजर, देन अपील लिमिट, अपील एड्रेस एंड फैक्स नंबर, अटेंशन टू, क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। इनकरेक्ट प्लेस ऑफ सर्विस में क्या होता है, सपोज कीजिए मेंबर इनपेशेंट है तो इनपेशेंट के साथ क्या बिल होना चाहिए 21 प्लेस ऑफ सर्विस, बट क्लेम पर बिल हो रखी है 22, सो ऑब्वियसली वो डिनाइड करेंगे। इनपेशेंट कब होता है, इनपेशेंट मीन्स इफ member is admitted within member is admitted more than 24 hours, so in that case there is inpatient, so inpatient के साथ 21 बिल होगा। अब कोई और प्लेस ऑफ सर्विस इनकरेक्ट बिल कर रखी है, सो ऑब्वियसली क्लेम विल बी डिनाइड, सो वी विल कंफर्म द करेक्ट प्लेस ऑफ सर्विस और अदरवाइज वी कैन सजेस्ट फॉर द कोडिंग डिपार्टमेंट फॉर दिस वन, क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर। नाउ if the claim denied for missing or invalid or incomplete modifier, so receive date, denial date, now which modifier is invalid, उसके बाद प्रीवियसली जैसा बताया था कोडिंग टीम को भेज देते हैं। कोडिंग टीम क्या करती है, उसमें मॉडिफायर करेक्ट सजेस्ट करती है, देन वी नीड टू रिफाइल द क्लेम एज पर द कोडिंग रेस्पॉन्स और कोडिंग सजेशन। After that, if we are getting the denial again, so we will confirm the appeal limit, appeal address, and we can appeal via fax to the insurance company. Then we will take the claim number, call reference number. Now,
इफ द क्लेम डिनाइड फॉर द मिसिंग और इनवैलिड और इनकम्प्लीट सीपीटी कोड, सेम सिनेरियो रहेगा, इसमें भी कोडिंग टीम को जाएगा, रिसीव डेट लेंगे, डिनाइल डेट। नाउ इसमें ये और चेक करेंगे कि प्रीवियसली क्लेम जो है उस डेट ऑफ सर्विस के लिए पे हो रखा है या नहीं। हो रखा है तो उसको रिप्रोसेस करा देंगे, अदरवाइज अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। दैट लाइक मेंशन है यहाँ पर, मे आई नो वेदर द प्रोसीजर कोड इनवैलिड फॉर द पेशेंट एज और एनी अदर, और may I know whether the procedure code invalid for the patient sex, else may I know whether the procedure code invalid for the date of service. Now appeal limit and filing limit, appeal address, fax number, attention to, then claim number, call reference number. Now next one is if the claim denied for missing or incomplete diagnosis code. May I know the claim receive date, denial date. Now if you are getting the payment for the same diagnosis code, then we'll inform to the insurance company that we are getting the payment for this same diagnosis code and we will send it for reprocess. Now if we are not getting, so we will ask certain informations like previous scenario, then we will send it to the coding department first. We will suggest to the diagnosis code from the coding department whether this is correct or not. So they will suggest, if they are saying that diagnosis code are covered, so after that we can appeal to the insurance company. If coding department is saying that diagnosis code is not correct, this should be changed, so in that case we will change the diagnosis code and reveal the claim to the insurance company. After that, claim number, call reference number. Now hospice. If the claim denied as पेशेंट इनरोल्ड इन द हॉस्पाइस। हॉस्पाइस होता है जब पेशेंट एंड स्टेज पर होता है, लाइफ की एंड स्टेज पर होता है, तो वो हॉस्पाइस सिनेरियो में आता है, हॉस्पाइस स्टेज। सपोज कीजिए 3 वीक्स बचे हैं पेशेंट के पास, या विद इन 3 डेज, ये लाइफ एंड पर बिल्कुल है, 2 वीक्स, सो ये हॉस्पाइस में आता है। रिसीव डेट, डिनाइल डेट, किस डेट से स्टार्ट हुआ और किस डेट को एंड हुआ हॉस्पाइस। इफ द डेट ऑफ सर्विस इज नॉट इन द हॉस्पाइस पीरियड, देन कॉल इंश्योरेंस एंड सेंड द क्लेम बैक फॉर रीप्रोसेस। क्योंकि अगर डेट ऑफ सर्विस हॉस्पाइस पीरियड में नहीं आ रही है, बंदा उस डेट से, स्टार्टिंग डेट से एंड डेट तक एडमिट नहीं है, सो उसको रीप्रोसेस के लिए भेज देंगे। एंड वी विल आस्क दैट कैन वी अपील विद मॉडिफायर। इफ यस, then take the appeal information, appeal limit, appeal address and appeal fax number with attention to. If no, if they are saying that no, we cannot appeal, so we will take the hospice name, address and contact number, then claim number, call reference number. नेक्स्ट आता है मिसिंग इनवैलिड HCPA CMS 1500। नाउ इसमें कंफर्म करेंगे रिसीव डेट, डिनाई डेट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द फॉर्म CMS 1500, और ये UB04 HCPA फॉर्म में ऑलरेडी इसको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें कोई डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पुरानी वीडियो देख सकते हैं। देन विच फील्ड द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। सपोज मेंबर आईडी मिस कर दिया, क्लेम फॉर्म पर, सो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगी या डिनाइड कर देगी, स्टेटिंग दैट देयर इज सम मिसिंग इंफॉर्मेशन, और मेंबर आईडी इज मिसिंग, और मेंबर एड्रेस इज मिसिंग, और any types of information. Now claim number, call reference number. Then fax services. फैक्स सर्विसेज के लिए हम प्रोवाइडर की टैक्स आईडी, पेशेंट पॉलिसी, डेट ऑफ सर्विस और फैक्स नंबर एंटर करते हैं। क्लेम डिनाइड एज नॉट मेडिकली नेसेसरी। इफ द क्लेम डिनाइड फॉर नॉट मेडिकली नेसेसिटी, सो उस केस में कॉल करेंगे रिसीव डेट, डिनाइल डेट,
चेक करेंगे वेदर सीपीटी इज नॉट मेडिकली नेसेसिटी और डायग्नोसिस कोड इज नॉट मेडिकली नेसेसिटी. So we will confirm that can be appealed with the medical records. और अपील लिमिट एड्रेस लेंगे, फैक्स नंबर मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ सेंड कर सकते हैं, क्लेम नंबर, कॉल रेफरेंस नंबर. ओके, दैट्स ऑल. सो इन 2 वीडियो में, लास्ट 2 वीडियोस. So friends, in this last 2 videos I have explained most of the parts which is related to the medical billing process in US healthcare process and all the BPO sectors. बेसिकली आप मेडिकल बिलिंग के किसी भी कंपनी में जाएंगे, सो ये सारी टर्म्स आपको सभी जगह मिलेगी. अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं वो डिस्कस करूंगा, बिकॉज मेडिकल बिलिंग यूएस हेल्थ केयर में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए. बाकी जो आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी. इसके अलावा जो कुछ और टर्म्स भी बचती हैं, जैसे डिनाइल कोड आ जाते हैं, मॉडिफाइड डिटेल्स में अगर स्टडी करना हो तो उसके लिए आप गूगल से जा सकते हैं, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन उसकी लिखी हुई है. बट जो बेसिक टर्म है दैट वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. आपको कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, सो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं. इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय.